राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी पीड़ा फूल बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के भरी दोपहरी में फिर तो स्वागत करो सुना जो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि घूमती गेम चले ने ऐसा गेम घुमा रखा है कि एसएससी जीडी वाले बच्चों की जीभ बाहर आ चुकी है भाई। ठीक है, कोने के अंदर लगा रखे सारे के सारे बच्चे ऐसे ऊपर हाथ करके। तो भाई हिंदी के अंदर इन्होंने और भी बड़ा परिवर्तन कर दिया है। पहले सिर्फ पुलिस से रिलेटेड या फिर आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग रहे थे, अब पुलिस के अंदर भी थोड़ा और डीप इन्होंने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। सामुदायिक पुलिसिंग किसे बोलते हैं, प्रतिरोधात्मक पुलिसिंग किसको बोलते हैं, गुप्तचर पुलिसिंग किसको बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आने शुरू हो गए। कल वाली जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो शब्दावली है, जैसे आपका पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इस टाइप के ये प्रश्न भी पूछने लग रहे हैं। तो शब्दावली से रिलेटेड भी प्रश्न करें। दोनों टाइप के प्रश्न आप इस वीडियो के अंदर है समाप्त करने का काम करेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी, 2x पे करके आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल होगा जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, उसको सर्च कर लेना, जहां पर 2,47,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ओके, जिसके अलावा आप अपने चैनल के साथ जुड़ भी जाना, क्योंकि ये हमारी शायद चौथे नंबर की पता नहीं 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले शायद चौथे नंबर की, इससे पहले हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी साथी आगे एसएससी जीडी का मतलब एग्जाम देने लग रहा है और उसको अगर हिंदी में दिक्कत है, दिक्कत तो मेरे सबको ही है, तो वो उन 3 क्लासों को जरूर देख जाना भाई। ठीक है, अपने चैनल को आप जैसे ही जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको दिख जाएंगे अलग से 3 वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर एसएससी जीडी और टॉपिक यानी गर्म टॉपिक के नाम से। ठीक है, वहीं से आप लोग जीके भी पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करें। पुलिस और जनता के बीच साझेदारी द्वारा अपराध नियंत्रण किस सिद्धांत का मुख्य आधार है, यह प्रश्न पूछा गया था भाई। ठीक है, यानी पुलिस और जनता एक साथ मिलकर किसी अपराध का है इलाज करने लग रही, यानी उस अपराध को कम करने का प्रयास करने लग रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी पुलिसिंग को क्या बोलते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। तो अगर ऐसा के जैसे मान लिया कोई भी केस होता है, जैसे आपके इलाके के अंदर जहां पर भी आप रहने लग रहे हो उधर चोरों का ज्यादा बोलबाला है, तो पुलिस आपको बोलती है कि भाई आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो, रात को जागो या फिर यहां पर सीसीटीवी लगवाओ, पुलिस आएगी, चोर आएंगे तो उनको आपस में आप मिलके पकड़ेंगे। ठीक है, या फिर आप लोग उनको पकड़ लेना, हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पुलिसिंग होती है इसको बोलते हैं सामुदायिक पुलिसिंग। सामुदायिक का मतलब है यानी कि जो हमारा समुदाय है, जो कि समाज के लोग हैं, उनके साथ मिलके हम लोग क्या, उनके साथ कोऑपरेट करके हम लोग अपराधियों को पकड़ने का काम करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, सामुदायिक पुलिसिंग बोलेंगे। फिर आती है प्रतिरोधात्मक पुलिसिंग। प्रतिरोधात्मक पुलिसिंग कौन सी होती है? ऐसी पुलिसिंग प्रक्रिया जिसके अंदर आप जनता के विरोध के अंदर चलो। ठीक है, जैसे मान लिया जनता ने बोला, अब आप लोगों ने सुना होगा हर जगह से, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर आप लोगों ने देखा अतिक्रमण हटाने लग रहे हैं। आपने बहुत जगह वीडियो भी देखी, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अब जो भी जैसे दुकानें जो सड़कों के ऊपर अवैध कब्जा कर रखे हैं उन दुकानों को गिराने लग रहे हैं। ठीक है, किसी का रैंप को उखाड़ने लग रहे हैं। ठीक है, वो अवैध निर्माण है, तो उस केस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधात्मक पुलिसिंग, यानी पुलिस है वो जनता के खिलाफ हो रही है उस केस के अंदर। ठीक है, ओके जी। फिर आता हमारे पास गुप्तचर पुलिसिंग। गुप्तचर आपको पता ही जो सीआईडी वाले होते हैं, ठीक है, जो खुफिया तरीके से जनता के बीच में रह के परेशानियों को जानते कि हाँ भाई क्या कुछ दिक्कत होने लग रही है, ये जनता कहां पर क्या आंदोलन करने वाली है, तो उसको बोलते हैं गुप्तचर पुलिसिंग। ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे जी, अगला प्रश्न आता है पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा गया है, और यह प्रश्न मैंने पहले ही करवा दिया था आप लोगों को शायद कल की क्लास के अंदर। पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलते हैं मैंने हिंदी के अंदर करवाया था, एग्जामिनर ने इंग्लिश के अंदर पूछ लिया। पीड़ित व्यक्ति कौन सा होता है भाई? जिसके साथ कोई ना कोई घटना घटी, जैसे मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो जिसके गाल पे थप्पड़ लगा वो कौन हो गया? पीड़ित व्यक्ति हो गया। जिसने थप्पड़ मारा वो कौन है? वो आरोपी है। ठीक है, तो जो आरोपी होता है, आरोपी को बोलते हैं एक्यूज्ड। ए से एक्यूज्ड, ए से आरोपी, ऐसे याद रह जाएगा, ए से एक्यूज्ड, ए से आरोपी। आरोपी यानी जिसने थप्पड़ मारा। ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन, विटनेस विक्टिम। ठीक है, विटनेस विक्टिम का मतलब जो भी विक्टिम हो गया, विक्टिम कौन होता है? जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वह पीड़ित व्यक्ति का गवाह, उसको विटनेस विक्टिम बोलेंगे। और विक्टिम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। विक्टिम का मतलब क्या हो गया? जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्टिम बोलते हैं। यानी मान लिया किसी के
हत्या कर दी तो जिसकी हत्या हुई है वो कौन हो गया? वो विक्टिम होगा, वो पीड़ित व्यक्ति होगा। ठीक है, इसको याद रखना। और आरोपी कौन होगा? ए से एक्यूज्ड, ए से आरोपी, वो आपका आरोपी होगा जिसने उसको मारा है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, बिल्कुल इजी सा था। आगे चलते अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा तत्व सामुदायिक पुलिसिंग का मूल घटक नहीं है? जो सामुदायिक पुलिसिंग है उसका मेन जो घटक है वो कौन सा जो मतलब कि तत्व है वो नहीं है? देखो, जन सहभागिता, ये तो बिल्कुल सही है, तो तत्व है। अगर आप सामुदायिक पुलिसिंग करोगे, आप जनता के साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करोगे तो उसके अंदर क्या आपको जनता की सहभागिता तो चाहिए। जन का मतलब जनता, जनता की सहभागिता तो चाहिए। अगर जनता ही उसके अंदर भागीदारी नहीं करेगी तो सामुदायिक पुलिसिंग कहां से हुई? वो तो नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। इसमें ये पूछा ना, मैं मूल घटक नहीं है, तो ये तो है इसका घटक। अगला विश्वास निर्माण, आपको जनता के साथ विश्वास भी बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई आप भी मिलकर काम करेंगे, जब भी आप आरोपी को पकड़ोगे तो हम लोग जरूर आएंगे, उस टाइम पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका पार्ट है। केवल बल प्रयोग, आप स्पेशल बल प्रयोग के आधार पर ये नहीं बोल सकते जनता को हाँ बता हमारा साथ देना नहीं तो डंडे मारेंगे, ये सिस्टम नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो जनता आपके विरोध में हो जाएगी। ठीक है, तो यानी केवल बल प्रयोग इसका है, ये आपका मेन घटक नहीं है किसका? सामुदायिक पुलिसिंग का। समस्या समाधान, आप जनता की समस्याओं का समाधान करो तो ये भी किसका? सामुदायिक पुलिसिंग का मेन घटक होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पुलिस द्वारा की गई पूछताछ को क्या कहते हैं? पुलिस जो भी पूछताछ करती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छे लेवल का प्रश्न आपका आया हुआ है। डिस्कशन बोलते हैं। डिस्कशन किसको बोलते हैं? डिस्कशन बोलते हैं भाई बातचीत को। ठीक है, ये पुलिस की पूछताछ को नहीं बोलते, कट गया आपका। चैटिंग, चैटिंग नॉर्मल जो तुम लोग व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हो ना, ऐसे मतलब कि जैसे तुमको दिखाता हूं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं यहाँ पर ये कलाकारी करते हुए। एक सेकंड के लिए रुकेंगे सभी साथी। इसी के अंदर था ना, नहीं 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 नहीं, ये रहा। ठीक है, ये हेलो, ऐसे दो दिल छापेंगे और इधर लिख देंगे हेलो, हेलो जीएम। हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बना ली, हेलो जीएम, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करेंगे, भेजेंगे हेलो जीएम गुड मॉर्निंग, और आगे 2 दिल लगा के भेज दे भाई। सुबह सुबह तुम ये हेलो जीएम भेज दो, आगे 2 दिल लगा के भेज दो भाई, कौन पढ़ेगा यार? अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम तो पूरे शरीर के अंदर एंटीना, मतलब पूरे शरीर के अंदर रेंज रहती भाई। और ऐसे केस में तुम सुबह सुबह हेलो जीएम और आगे 2 दिल लगा के भेज दो तो कैसे पढ़ाई होगी भाई? मेरे को ये चीज तो बताओ, कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा। और रात को सोते समय गुड नाइट, गुड नाइट का जिड निट बन गया, ये जिड निट, इसको गुड बोलते हैं। ओ लिया रे गुड, गुड जी डबल ओडी हो है, जिड निट, उसके भी आगे फिर ऐसे 2 दिल, जिड निट, एक दिल मेरा एक दिल तेरा, और दोनों ऐसे मिल गए। इस प्रकार की कलाकारी करते और फिर ऐसे कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती। क्यों रात को नींद आएगी भाई? इसीलिए तो बच्चे टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार हैं। सिंगिंग का मतलब गाने गाना, ये तो बिल्कुल पुलिस गाना तो गाओ को नहीं। इंटेरोगेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। इंटेरोगेशन को क्या बोलते हैं? पूछताछ करना बोलते हैं हम लोग इंटेरोगेशन को। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग आते हैं तो। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये जो इस प्रकार के प्रश्न आने लगे ना जीडी के अंदर, इसके अंदर वो बच्चे मात खाएंगे जिनका इंग्लिश के अंदर हाथ तंग है। ठीक है, बाकी जिनकी इंग्लिश ठीक है फिर भी वो हिंदी उन्होंने अगर सब्जेक्ट चुन रखा था, ठीक है, तो वो बच्चे इसके अंदर अच्छा स्कोर करके आए जिन्होंने सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की तैयारी करी है, क्योंकि उसके अंदर वोकैबुलरी वगैरह पढ़ते हैं, तो वो बच्चे इसके अंदर अच्छा स्कोर करके आएंगे। बाकी जो स्पेशल हिंदी के बच्चे हैं उसको थोड़ा मतलब इसके अंदर दिक्कत होगा भाई। ठीक है, लेकिन उस दिक्कत परेशानी को आप ही रहे यार दूर करने के लिए, तुम टेंशन क्यों लेते हो? बस तुमको इन चीजों से बचना है। ठीक है, ये हेलो जीएम, ये हेलो तो है ही नहीं, हेलो गडनट, क्या है ये गडनट? आगे चलो, बीट सिस्टम यानी बीट प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बीट प्रणाली है क्या चीज? ये प्रश्न देखो भाई। अपराधियों को पकड़ना, क्या इसको बीट प्रणाली बोलते हैं? स्थानीय समुदाय से संपर्क बनाए रखना, क्या इसको बीट सिस्टम बोलते हैं? एफआईआर दर्ज करना या न्यायालय में पेशी करना, किस चीज को हम लोग बीट प्रणाली या बीट सिस्टम बोलते हैं? तो स्थानीय समुदाय से संपर्क बनाए रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट प्रणाली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं इनके साथ आप लोग कांटेक्ट के अंदर निरंतर हो। ठीक है, निरंतर आप मतलब कि जो वहां के लोग हैं वो आपको बीट देने लग रहे हैं कि हाँ जी एसएचओ साहब आज आया हुआ है, ठीक है मैं आपका मुखबिर हूं, आगे पकड़ो और 10 लाख रुपए का इनाम दे देना मेरे को। ठीक है, तो यानी स्थानीय समुदाय से संपर्क बनाए रखना, इसी को क्या बोलते हैं जी? बीट सिस्टम बोलते हैं। ओके जी,
आगे चलते हैं। ऑफेंस का पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑफेंस। ऑफेंस देखो भाई, अब जैसे मैं हूं यार, मैं सीजीएल का सारा सिस्टम पाड़ोड़ा है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया। सीजीएल का मेंस तो मेरे पे पाट्या कौन था? परी पाट्या था, ठीक है। सीपीओ सीएचएसएल दोनों पूरे पूरे साबत पाड़ोड़े, ठीक है। तो ऑफेंस का पारिभाषिक, अब हम ना वोकैबुलरी पढ़ रखी है भाई। ऑफेंस किसको बोलते भाई? आपने मेरे विरुद्ध कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस बोलते हैं कोई अपराध को। अपराध को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफेंस। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जो, ऑफेंस किसको बोलेंगे? अपराध को बोलेंगे। ये सिंपल सा यार, क्योंकि हमने वोकैबुलरी पढ़ रखी है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस साथी ने वोकैबुलरी नहीं पढ़ रखी, सिर्फ जो हिंदी का स्पेसिफिक छात्र है, उसको इन चीजों के अंदर दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो पुलिस है, देखो आप खुद इसको पढ़िए, देखो पुलिस होगी, पब्लिक का मतलब आम जनता, पार्टनरशिप का मतलब आपस में पार्टनरशिप करना, क्रिकेट खेलते इसमें पार्टनरशिप होया अगर है, ठीक है। तो यानी जनता के बीच में और पुलिस के बीच में जो पार्टनरशिप होती है, इसका क्या मतलब? निजीकरण? नहीं जी, जनता से दूरी बनाना गलत है। संयुक्त उत्तरदायित्व बिल्कुल सही है। संयुक्त उत्तरदायित्व का मतलब हो गया यानी जनता और पुलिस है दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है अपराध को रोकने के अंदर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल कानून लागू करना ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पोर्टफोलियो का सही हिंदी शब्द क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब आप लोगों से पूछा है, देखो आप ऑप्शन वो खुद हो, देखो ज्ञापन में आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं। ज्ञापन का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम होता है जी, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मेमो भी बोल देते हैं, वैसे फुल फॉर्म के अंदर मेमोरेंडम होता है। ओके जी। विभाग का मतलब क्या होता है जी? डिपार्टमेंट होता है जी। ओके जी, ये चीज भी हमको पता लग गई, ठीक है। सारलेख का मतलब क्या होता है? सारलेख का मतलब होता है जो भी आप लोगों ने मतलब कि पूरी जो जैसे कि कहानी है उसको आपने थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बता दिया, एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो ब्रीफ, ठीक है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। और कार्मिक है, कार्मिक का मतलब हो गया जो काम करने वाला, तो उसको कार्मिक बोलते हैं। अब पोर्टफोलियो किसको बोलेंगे? जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट को पोर्टफोलियो के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी विभाग है, विभाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो भी बोलेंगे। ये इसका सिनोनिम है। डिपार्टमेंट का सिनोनिम क्या होता है आपका, जो आप हिंदी के अंदर पढ़ते हो, समानांतर शब्द, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा? डिपार्टमेंट का विभाग और पोर्टफोलियो आपके एक ही चीज होते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे भाई, कुछ आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास, एक क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं भाई। कोई एक एरिया है, उस एरिया के अंदर हर मतलब जार हैं, जारों की संख्या बढ़ चुकी। जार पता किसको बोलते हैं? जार शब्द आप देख लो, जार किसको बोलते हैं? आप लोग अपने आसपास, आपका कोई दोस्त मित्र हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ग्रुप के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। मतलब छेड़छाड़ तो नहीं करता वो, लेकिन घूमता रहता है। जैसे मान लिया कहीं पर घूमने गया, देखा ओ भाई सुंदर सी लड़की जा है, उसका पछा पछा लिया, नो मुंह उठाई, ठीक है। आगे से फिर एक और सुंदर लड़की आ गई, फिर वह तो छोड़ दी, फिर उसके पीछे पीछे हो लिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हरकत होती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को जार बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी ये जो प्रक्रिया है ये लड़कियों के आगे पीछे घूमने की, इस प्रक्रिया को जारी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि भाई ओ भाई जारी ना मारा यार, यहां पर जारी मत मार मेरे भाई, ठीक है, जारी मारना, ठीक है। तो आपके भी आस पड़ोस में अगर कोई मित्र है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है, लड़कियों के पीछे पीछे जो भी सुंदर लड़की दिखे उसी के पीछे घूमना, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जारी बोलेंगे। और ऐसे आप जारों को टैग कर सकते हो कि हाँ भाई तू भी एक जार है, ठीक है। चलें अब क्या दे रखा, मान लिया कोई व्यक्ति है छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ाने लगे किसी क्षेत्र के अंदर, जार प्रवृत्ति का इंसान है। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर निगरानी समूह बनाए। पुलिस ने लोकल लोगों को बोला कि आप लोग 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे हो जाओ, ठीक, और आप लोगों को निगरानी रखनी है भाई कब वो जार प्रवृत्ति का इंसान आएगा और हम लोग उसको गुफने का काम करेंगे। यह किसका उदाहरण है? तो किस प्रकार की पुलिसिंग होगी? ये सिंपल सी बात है, वही हम लोगों ने बोला ना, अगर पुलिस जनता के साथ मिलकर काम करेगी तो ऐसी पुलिसिंग को क्या बोलेंगे जी? सामुदायिक पुलिसिंग बोलेंगे। ओके जी, इफेक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, जीके की कल रात को 8 बजे क्लास लगी थी भाई, आज भी रात को 8 बजे आपकी जीके की क्लास लगेगी, सेम टाइम सेम जगह। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, 35 क्वेश्चन करवाए थे और बहुत बच्चों को फायदा भी हुआ और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर डल भी चुकी है, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जीके वाले बच्चे भी जुड़ जाना। आगे चलते हैं। अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। ग्रेस है, ग्रेस किस लिए होता है बताओ। देखो ग्रेस का मतलब क्या होता है वो अभी को चर्चा करनी है। पहली बात है शिकायत। शिकायत किसको बोलते हैं, मतलब शिकायत करना। आप नॉर्मल किसी व्यक्ति की शिकायत करने लगे रहे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे, कंप्लेन करना। ओके जी। सलाह देना, सलाह को क्या बोलेंगे, सजेशन देना। ओके जी। विदाई, विदाई कुछ नहीं होता भाई। अनुग्रह, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अनुग्रह का मतलब एक तो रिक्वेस्ट करना भी होता है, रिक्वेस्ट को भी अनुग्रह बोलते हैं, ठीक है। ग्रेस, ग्रेस को भी अनुग्रह बोलते हैं, ठीक है। यानी ग्रेस करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से अनुग्रह करना, किसी से प्रार्थना करना कि हे भाई मत मार यहां पर जारी, प्लीज हमें बख्श दे, हमें घर पे जाने दे। तो इसी को क्या बोले, अनुग्रह करना यानी ग्रेस। ओके, ये शब्द भी आपका आया है। अगला प्रश्न देखो, यदि पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करती है तो ये किस प्रकार की पुलिसिंग है। भाई ऐसी पुलिस जो सिर्फ अपराध होने के बाद ही कार्रवाई करती है, अपराध से पहले उसको कुछ पता ही नहीं है कि यहां पर अपराध होना है या नहीं होना, मतलब उससे पहले कुछ एक्टिविटी गतिविधि नहीं करें। सामुदायिक पुलिसिंग तो इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामुदायिक पुलिसिंग तो किसको बोलते हैं भाई, अगर पुलिस जनता के साथ मिलकर काम करे। अगला आता है प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस रिएक्शन देने लग रही है। किसी ने अपराध किया उसके बाद पुलिस कार्रवाई बिठाने लग रही है तो इसको क्या बोलेंगे, यानी पुलिस ने प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है, ठीक है। सक्रिय प्रोएक्टिव किसको बोलेंगे, जो अपराध से पहले से ही क्या है, कार्रवाई करने लग जाए। अपराध से पहले ही, अगर कोई अपराध होने वाला है उससे पहले ही अगर पुलिस है कार्रवाई करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग, ठीक है। सहभागी और सामुदायिक ये एक ही सिस्टम है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई क्या होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, ठीक है। अगर कोई आरोपी फरार हो चुका है, ठीक है, और मान लिया हमको पता भाई उसका घर इधर है, उसके 2-3 प्लॉट भी हैं, उसके 3-4 खेत भी हैं, तो अगर हमें उसकी संपत्ति जब्त करनी है तो उस प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एनकाउंटर का मतलब तो आपको पता ही है, पुलिस और अपराधी जब आपस में टकराते हैं, ध्यान 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 ध्यान, उसको बोलते हैं एनकाउंटर करना, ठीक है। ब्लॉकेड या कार्डन, अटैचमेंट का मतलब भी आपको पता है, अटैचमेंट का मतलब होता है किसी के साथ, जैसे तुम लोगों को अटैचमेंट नहीं होती, सर सर वो शिवानी है ना सर, वो मेरे साथ बात नहीं कर रही सर। अरे बात नहीं कर रही तो क्या हो गया भाई, पता नहीं सर, बस सर मेरा मन दुखने लग रहा है सर, सर मेरे से मतलब सुबह से सर मेरे से खाना भी नहीं खाया गया सर, जब तक शिवानी मेरे से नहीं बोलेगी मेरे मन से मतलब मेरी गले से निवाला भी नीचे नहीं जाएगा सर, प्लीज आप कुछ कीजिए सर, आप शिवानी को बोलो। अरे मेरे भाई शिवानी को बोलने की जरूरत क्या है, ऐसा क्या हो गया सर, हमें अटैचमेंट थी, आप नहीं समझोगे सर, आपको कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ है। अरे बावड़ी बूझ, सच्चा प्यार को नहीं हुआ, वह तेरी हवस है और वह हवस उतरेगी चप्पलता, सच्चा प्यार को नहीं होया। अटैचमेंट इसको बोलते हैं। अब ये 2 वर्ड बच गए, प्रोक्लेमेशन और ब्लॉकेड या कॉर्डन। बताओ इसके हिसाब से आपका क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ बताओ बताओ, 1 सेकंड रुक जाओ। शाबाश भाई। अरे 1 मिनट रुको, देखो भाई, शाबाश। देखो भाई, अब देखो मैं आपको बताता हूं प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब तो होता है भाई आप लोग किसी चीज को मतलब कि एक तरीके से आप क्लेम करने लग रहे हो कि हाँ भाई ये चीज मेरी है, ठीक है। और ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी करना, ठीक है। ब्लॉकेड या कॉर्डन इसका मतलब होता है नाकाबंदी करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, प्रोक्लेमेशन। अगर फरार आरोपी अगर उसकी में संपत्ति जब्त करनी है तो इस कार्रवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉकेड तो नाकाबंदी करना होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी प्रोक्लेमेशन का मतलब आप क्लेम करने लग रहे हो पहले से ही भाई ये संपत्ति मेरी थी, इसको जब्त करो, ठीक है, इस अपराधी की संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी,
एक मिनट रुको, फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई, रुको 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 रुको, प्रोक्लेमेशन नहीं होगा, अटैचमेंट होगा भाई, अटैचमेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन नहीं होगा भाई, अटैचमेंट होएगा। ठीक है, किसी की संपत्ति आप जब्त करने लग रहे हो यानी आप उसकी संपत्ति अटैच करने लग रहे हो भाई, अटैचमेंट आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं, इसको ठीक करो, अटैचमेंट ही होगा भाई इसका। कैसे होगा अटैचमेंट? क्योंकि आप किसी की संपत्ति को क्या है, अटैच करने लग रहे हो। आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस ने है फलाना अपराधी फलाना गैंगस्टर उसकी संपत्ति अटैच कर दी है, तो उसको अटैचमेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या, किसी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को क्या बोलेंगे, अटैचमेंट करना। ठीक है, उसकी संपत्ति कागजों के साथ अटैच करके कोर्ट में पेश करना। ओके, सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला आता हमारे पास सामुदायिक पुलिसिंग में ट्रस्ट डेफिसिट का क्या अर्थ है? ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, घाटा। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या था, घाटा। यानी सामुदायिक पुलिसिंग के अंदर अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो इसका अर्थ क्या है, अधिक विश्वास। ये तो सीधी बात गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, विश्वास की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, आपके अंदर विश्वास की कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब कमी होना। ठीक है, आप लोगों ने इकोनॉमी है जब आप ये वो पढ़ते, अर्थशास्त्र पढ़ते, उसके अंदर भी ये मीनिंग पढ़ा होगा, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। ओके, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारे पास सुओ मोटू का क्या अर्थ होता है? सुओ मोटू, मोटे वाला पुलिस वाला नहीं मेरे भाई, ये भी एक अच्छा पर्सन, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे उलझे थे और ये भी आया था आपके एग्जाम के अंदर। पुलिस की मदद से गलत, आरोपी की मर्जी से गलत, वकील की सलाह पर गलत, अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेना। आप लोगों ने देखा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर अदालत खुद संज्ञान लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देखा हुआ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले डिसीजन दिया था अरावली हिल से रिलेटेड, याद आया नहीं आया? अरावली पर्वतमाला है भाई, यहां पर जो इतने मीटर से जो छोटा पर्वत उसको अरावली के अंदर नहीं माना जाएगा, उनको आप लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ ऑर्डर दिया था। ठीक है, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह आंदोलन वगैरह, मतलब कि हर जगह विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, स्वतः का मतलब अपने आप संज्ञान ले लिया था कि हाँ भाई हम हमारे इस फैसले के ऊपर रोक लगाते, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सुओ मोटू। ये पॉलिटी के अंदर आता है, राजनीति के अंदर आता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, निम्न में से कौन से कथन सही आपसे पूछा है? बीट कांस्टेबल स्थानीय जानकारी का मुख्य स्रोत होता है। मैंने बताया बीट कांस्टेबल यानी बीट प्रोसेस किसको बोलते हैं? आप स्थानीय लोगों से है जो कॉन्टैक्ट बिठाते हैं उसी को बीट प्रक्रिया बोलते, बीट कांस्टेबल दे दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा, कम्युनिटी पुलिसिंग में गुप्तता सबसे महत्वपूर्ण होती है, गलत। कम्युनिटी पुलिसिंग में गुप्तता नहीं होती, वो आपकी जो गुप्त पुलिस वाला सिस्टम बिठाओगे गुप्त पुलिसिंग, उसके अंदर होती है गुप्तता। कम्युनिटी पुलिस के अंदर तो सामुदायिकता महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप सहयोग को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, यानी हमारे कथन नंबर 1 और 3 सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, जब्त की गई वस्तु को वापस पाने को क्या कहते हैं? आपने किसी की वस्तु को जब्त कर रखा था, ठीक है, और वो वस्तु अब आपको वापस मिलने लग रही है। जैसे मान लिया आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है भाई, कुछ गलत क्लिक हो गया, खाते से 10,000 रुपए उड़ गए। तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों ने देखा पुलिस है फिर बाद में उस अपराधी को पकड़ती है, तो उसका फोन जब्त करके क्या है, उससे आपको पैसे वापस दिलवाते, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकवरी करना। ठीक है, जो भी उस व्यक्ति ने आपके पैसे जब्त कर रखे थे, या तो उसकी संपत्ति बेचकर, उसका व्हीकल बेचकर वो पैसे आपके रिकवर करवाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकवरी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अटैचमेंट किसको बोलेंगे? जो जब्त करने की प्रक्रिया है उसको अटैचमेंट बोलते हैं, और जब्त करने को सीजर बोलते हैं, सीज करना। दोनों के अंदर फर्क है भाई। अगर हम लोग बोले जब्त करना, जब्त करने को क्या बोलेंगे? सीजर बोलेंगे। और जब्त करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जब्त करने की प्रोसेस की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं अटैचमेंट। तो दोनों के अंदर फर्क है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, मिलान करना आप लोगों को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का। नेबरहुड वॉच, नेबरहुड वॉच का मतलब क्या होता है? नेबरहुड वॉच यानी जो पड़ोस है, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, पड़ोस के अंदर वॉच का मतलब निगरानी रखना। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच होगा? यानी क्षेत्रीय निगरानी, नेबरहुड यानी आपका जो क्षेत्र है उसकी निगरानी करना, पहले का 2 के साथ मैच होगा। बीट सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था, जनता के साथ भागीदारी करने लग रहे हो आप। पीपीपी मॉडल, पुलिस पब्लिक पुलिसिंग,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, साझेदारी करना आपसरी में। यानी कि हमारे पास ए का 2 आया है, बी का 1 आया है और सी का 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके जी। अगला प्रश्न आता है, वह दस्तावेज जिसमें गवाह के हस्ताक्षर के साथ उसकी गवाही दर्ज होती है, उस दस्तावेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर गवाह है, गवाह के हस्ताक्षर हैं और उसकी गवाही दर्ज होती है, तो ऐसे दस्तावेज को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिपोजिशन का मतलब मैंने अपने दस्तावेज यहां पर डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब यहां पर मैंने जमा कर दिए, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। आपने सुना होगा अपने पैसे यहां पर डिपॉजिट कर दीजिए सर, डिपॉजिट कर दो, वहां पर जमा करना, तो मैंने अपने हस्ताक्षर हैं वो मैंने यहां पर डिपॉजिट कर दिए, इस तरीके से याद रह जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग का अर्थ क्या है? प्रोएक्टिव पुलिसिंग अभी बताया था मैंने, यानी जो अपराध होने से पहले से ही क्या है, जो पुलिस एक्टिव होती है ताकि आपके क्षेत्र के अंदर अपराध होए ही ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग, यानी पहले से ही अपराध की रोकथाम करना। एक तो आप लोगों ने देखा था रिएक्टिव पुलिसिंग, जो बाद में रिएक्ट करती थी, अपराध होने के बाद आया कर दी, हाँ क्या हुआ फिर डायरी मारने के लिए क्या एक्टिंग कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कैपिटल पुनिशमेंट का सही अर्थ चुने, बताओ भाई। कैपिटल पुनिशमेंट किसको बोलते हैं? पानी की घूंट मार लो, स्वाद आ रहा है। मेरे को ये नहीं पता था, मतलब मन्ना जिस दिन जैसे अभी ना अपनी हिंदी की शायद 4थी क्लास है जो पुलिस से रिलेटेड और इस तरीके के प्रश्न आने लग रहे हैं। मैंने जिस दिन पहली क्लास ली थी ना भाई, मेरे को ये नहीं पता था कि भाई अपनी क्लास से बच्चों को इतना बेनिफिट होगा। भगवान कसम मेरे को नहीं पता था भाई। जब बच्चों के कमेंट आए, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि सर इस क्लास से मतलब पेपर के अंदर क्वेश्चन फंसने लग रहे हैं, फिर मैंने डिसीजन लिया भाई फिर तो डेली डाल लेंगे एक क्लास, ताकि आप लोगों का जितना भला हो उसके उतना भला हो। मानते हो ये बात है? बाकी शाम को भी तैयार रहना, शाम को इंडिया जीके के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं मैं 8 बजे, कल भी क्लास हुई थी। ठीक है, कैपिटल पुनिशमेंट का सही अर्थ क्या है? बाहरी जुर्माना, गलत है। मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। कैपिटल पुनिशमेंट बोलते किसको है? अगर किसी को मृत्युदंड यानी मौत की सजा दी जाए तो उसको कैपिटल पुनिशमेंट बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, कैपिटल का मतलब बड़ा लेटर, यानी जिसके अंदर बड़ी सजा मिले, बड़ी पुनिशमेंट मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल पुनिशमेंट बोल देंगे। ओके जी। अगला आता है, पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचना को क्या कहते हैं? पुलिस अगर कोई भी ऑफिशियल सूचना जारी करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर या आदेश कहां पर जारी करती है पुलिस? जनता के लिए थोड़े मोटे ऑर्डर या आदेश जारी करते हैं। भाई यहां पर धारा 105 लग चुकी है, धारा ये फलाना लगे, धारा 144 लग चुकी है। सर्कुलर परिपत्र, पुलिस अपने डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देने, कुछ ऑर्डर देने हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो विज्ञापन होता है, पुलिस एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाती है कि फलाना फलाना व्यक्ति है, ये गुमशुदा की तलाश, अखबार के अंदर देखते हो आप लोग पोस्टर लगा हुआ। अगला प्रश्न आता है, पुलिस और अपराधी के बीच सशस्त्र टकराव को, सशस्त्र का मतलब हथियारों के साथ पुलिस और अपराधियों के बीच में टकराव होता है, ढिचंग ढिचंग चुक 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 ढिचंग ढिचंग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब ही क्या होता है? आमना सामना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। ब्लॉकेड का मतलब मैंने बता दिया था, नाकाबंदी। पेट्रोलिंग का मतलब एक बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, आपसे क्या पता स्पेलिंग पूछ ले हिंदी के अंदर भी। ठीक है, हम लोग जब मॉक टेस्ट लगाते थे उसके साथ बताता हूं। एक पेट्रोलिंग शब्द ऐसे दे देगा आपको लिख के, पेट्रोलिंग। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इन चारों के अंदर से एरर निकालो, यानी त्रुटिपूर्ण शब्द है उसको निकाल लो। तो पेट्रोलिंग की स्पेलिंग देख लेना, पेट्रोलिंग के अंदर PA आता है और एग्जामिनर जान करके PE देगा और आप लोग इसको ठीक मारे आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। पेट्रोलिंग को ध्यान, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो पुलिस रात को गश्त करती है उसको इंग्लिश में पेट्रोलिंग बोलते हैं। रेड, कहीं पर भी छापा मारना, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? रेड मारना बोलते हैं। ओके जी। अपराध स्थल पर मिले वस्तुओं को क्या कहा जाता है? जो भी हमें वस्तु हैं अपराध के स्थल पर मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग साक्ष्य बोलते हैं, यानी प्रूफ बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो एविडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। जो भी हमें अपराध यानी जहां पर भी घटना हुई वहां से हमें जो जो प्रूफ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं जी। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पावर ऑफ अटॉर्नी का सही अर्थ क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि इस चीज के अंदर कोई भी चेंज
चेंज करने की पावर है, मैं तुझको सौंपता हूं। जैसे मान लिया कि भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लिया ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। इस ए व्यक्ति को कुछ होने वाला है, इसको पता भाई तू मरने वाला 2 दिन के अंदर, तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरी जो भी संपत्ति, उस संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी है वो बना दो बी को। ठीक है, यानी कि अगर कल को इस ए की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर इसकी संपत्ति से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो बी लेगा। तो बी इसका संपत्ति का क्या बन गया, पावर ऑफ अटॉर्नी बन गया। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में मुख्तारनामा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, मुख्तारनामा। ठीक है भाई, ईब जो है, ईब तुम्हारा जो मुख है उसको उतारने का काम कौन करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा करेगा। अभी इसके हाथ में पावर दे दी बी के हाथ में, अब बी तो कोई भी डिसीजन ले सकता है। बी बोल देगा ना मैं तो संपत्ति कौन देता है, मैं तो मेरा हाथ में रखूं सारी संपत्ति, खुद कमाई करूंगा इस सारी संपत्ति, बता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुख्तारनामा बोल देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अगला, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी की पुलिस द्वारा पुष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने पुलिस को आगे बोला कि जी फलानी फलानी जगह है चोरी होगी, ठीक है, तो इस चीज की मतलब पुष्टि तो करेगी पुलिस। भाई पहले नु तो पूछेगी ना, मतलब पहले नु तो कन्फर्म करेगी ना भाई, हाँ भाई इसने इन्फॉर्मेशन दी है, सही है नहीं है, सीधी गाड़ी ठगी चाल पड़ेंगे, ले। ठीक है, अगर ऐसा कोई चलता तो मूर्ख पुलिस वाला कहलाएगा। तो ऐसी अगर चीज होती है उसकी पहले क्या होती है, उसकी पहले जांच होती है, उसकी पहले आपकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पहले। ठीक है, उसकी पहले जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि हाँ भाई ये चीज आपकी सही है या नहीं है। उसके बाद पुलिस वहां पर क्या इंस्पेक्शन करने, निरीक्षण करने पहुंचेगी कि हाँ भाई इसने सूचना दी थी, ये भाई बिल्कुल सही थी भाई। ठीक है, तो पहले क्या होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी जांच होती है। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, जब कोई गवाह अदालत में जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखो आप लोग इसको बिल्कुल इजीली करते। देखो अदालत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी। जूली नहीं है भाई, जूली का तो नाम सुनते तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी पूरी, ऐसे कानों तक जाएंगे होठ, यहाँ पर बत्ती चसा दोगे। जूली बोल दिया, जूली। जूली तो मास्टर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, जूली के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा, और मेरे पास तुम्हारे पिताजी का नंबर है, लगाऊं फोन। हेलो, नमस्कार अंकल जी, कैसे हो। बढ़िया 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 बढ़िया, मैं भी बढ़िया अंकल जी। मैं ऐसे कह रहा था, ये जो आपका लोंडा है अभिषेक, ये ऐसे बोल रहा है कि जूली तो मेरी महिला मित्र है, जूली के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल दोगे। हाँ अभिषेक, आपका ही लड़का है। अरे वो तो मुझे पता, आप घर पे इसको कालू बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम तो क्लास में अभिषेक बोलेंगे ना, हम क्लास में कालू बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये तो क्या पता है हमारे ऊपर कट्टा ही तान दे, बोल देगा मास्टर क्लास में लड़कियों सामने बेइज्जती कर दी, कालू बोल दिया। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आगे से इसको कालू ही बोल लूंगा। देख ले कालू क्या बोलने लग रहे अंकल जी। कोई बात नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं। अच्छा, कट्टा आपने दिलाया था क्या इसको। ओ नहीं नहीं अंकल जी, AK-47 लाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भूंड बोल लूं, ओके अंकल जी, आगे से भूंड बोल लूंगा, ठीक है। तो भाई अभिषेक तेरा नया नाम रख दिया है आपके पिताजी के द्वारा, ऐसे बोले, मेरे को स्पेशल हिदायत दी है कि इसको भूंड बोलिया करो, भूंड। ठीक है, भूं। और आगे से जूली जाली के बारे में बोले और कट्टे की अगर धमकी दे तो बोले कि AK-47 पहुंचा दूंगा, ये कट्टे वगैरह वहीं पर उड़ा देना सारे। इतनी परमिशन मिल चुकी है, अब पढ़ ले। अब जूली की चर्चा करी तो अच्छा नहीं होगा मेरे भाई। तो जूरी, जूरी को क्या बोलते हैं, अदालत को हम लोग जूरी बोल देते हैं, यानी पर जूरी। यानी अगर आप जो जूरी का मतलब हो गया अदालत, अदालत के सामने झूठी गवाही नहीं देनी थी यार, पर यार तुझे अदालत के सामने झूठी गवाही नहीं देनी थी। पर से आपका हो गया जानबूझकर झूठ बोलता, झूठी गवाही देने लग रहा है, पर जूरी। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन जांच का हिस्सा नहीं है। जांच का हिस्सा, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कौन सा नहीं है। साक्ष्य संग्रह, आप प्रूफ इकट्ठे करने लग रहे हो, बिल्कुल है जी। गवाहों के बयान लेना, बिल्कुल है जी। कार्यालय निरीक्षण,
अगर आप अपने मान लो किसी थाने का निरीक्षण करने लगे रहे तो ये जांच है कोई नहीं, ये जांच थोड़ी ना है। ठीक है, केस डायरी ये भी जांच का हिस्सा है। आप केस डायरी लिखते हो छोटे मोटे प्रूफों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, ये जांच का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न आता है, अदालत में आरोपी की ओर से लड़ने वाले वकील को क्या कहते हैं? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, कल मैंने हिंदी में बताया था, आज इंग्लिश के अंदर पूछा गया यही प्रश्न सेम टू सेम। ठीक है, जो प्रश्न बताता हूं ना वही पूछे जाने लगे रे पार्थ। ठीक है, अगर अदालत में आरोपी, देखो मैंने आपको बताया अदालत में दो तरीके के केस होते हैं। एक तो पीड़ित व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। एक व्यक्ति होता है आरोपी, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगे भाई इसने थप्पड़ मारा है इसके। अब जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, तो उसको तो क्या बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। ठीक है, और जो आरोपी व्यक्ति होता है इसको बोलते हैं डिफेंस। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति पीड़ित है। अब पूछे आरोपी की ओर से लड़ने वाले वकील को क्या बोलेंगे? डिफेंस, यानी अपने बचाव में कुछ बोलेगा। डिफेंस किसको बोलते हैं? जो अपने बचाव में कुछ करता है उसी को तो डिफेंस बोलते हैं। तो आरोपी वाला जो वकील होगा उसको क्या बोले? उसको डिफेंस बोलेंगे। ठीक है, और पीड़ित को क्या बोलेंगे? पी से पीड़ित, पी से प्रोसिक्यूटर। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, एसएचओ किसी थाने के रिकॉर्ड, स्टाफ और कार्य प्रणाली की जांच करता तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी निरीक्षण करना। ठीक है, इसको क्या बोले? निरीक्षण करना। एसएचओ साहब निरीक्षण करने आए थे थाने के अंदर, जिसको हम लोग कार्यालय निरीक्षण अभी हमने पढ़ा भी था। किधर गया वो? ये रहा कार्यालय निरीक्षण। ठीक है, ओके जी। अगला आता है हमारे पास, नशे की अवस्था में पूछताछ को क्या कहते हैं? अगर आप जैसे शाम को गाड़ी चलाने लगे और आपने थोड़ा बहुत नशे का सेवन किया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो उस पूछताछ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट सुना होगा। ठीक है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? जो भी नशे का सेवन करता है उस नशे के सेवन के ऊपर रोकथाम लगाना ही किसका काम होता है? नार्को डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट यही तो है, जो भी नशे की तस्करी करता है वगैरह वगैरह करता है तो उसके ऊपर रोक लगाना। ओके जी, अगला आता है हमारे पास, पॉलीग्राफी कौन सा होता है? पॉलीग्राफी होता है आपका झूठ बोलने वाला टेस्ट, उसको बोलते हैं पॉलीग्राफी। लाई टेस्ट सुना होगा आपने। पुलिस घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरीक्षण करना, आदेश, प्रशासन या जांच। अगर घटनास्थल पर जाकर आप सबूत इकट्ठे करने लग रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको जांच करना बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन करना बोलेंगे। निरीक्षण करना मैंने क्या बताया था? थाने के अंदर जाके आप किसी चीज को मतलब परखने लग रहे तो उसको निरीक्षण करना बोलेंगे। जांच इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, अलीबी का कानून अर्थ क्या है? अले बाबा, अपराध स्वीकार करना, यह साबित करना कि घटना के समय आरोपी कहीं और था। यही ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। इसी को बोलते हैं अलीबी। अलीबी का मतलब अले बाबा तुम मेरी बात तो सुनो, मैं घटना के समय यहां पर नहीं था, मैं कहीं और था। अले बाबा सुन लो प्लीज मेरी बात। अलीबी। ओके ओके जी। अगला प्रश्न, सपोर्ट इंस्पेक्शन का क्या अर्थ है? सपोर्ट इंस्पेक्शन, कार्यालय जांच, गुप्त जांच, दस्तावेज जांच या घटनास्थल निरीक्षण। ठीक है, घटनास्थल को क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट मारा गया। ऑन द स्पॉट मतलब कि जहां पर घटना होने लग रही थी वहीं पर ठोक दिया गया। ठीक है, तो सपोर्ट इंस्पेक्शन यानी जो भी हमारा घटनास्थल था उसका निरीक्षण करना, उसको इंस्पेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला प्रश्न आता है, बेल बॉन्ड भरने वाले व्यक्ति को क्या बोले? बेल बॉन्ड का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लिया तुमने कोई कांड कर दिया, तुमने किसी के ऊपर कट्टा तान दिया। ठीक है, कट्टा तानने के बाद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी आर्म्स एक्ट के अंदर, बिल्कुल करेगी जी। या फिर आपके ऊपर एक धारा भी लगा देगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो धारा भी लग जाएगी बीएनएस के तहत, बिल्कुल लगेगी जी। उसके बाद क्या, मान लिया तुम्हारे फादर साहब आते, पिताजी आते हैं कि हमारे ये जी हमारा लौंडा है जी, गलती से गलती होगी, 2-3 चट्टू मार लो, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे केस के अंदर पुलिस ने बोले नहीं भाई छोड़े तो नहीं गए, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा काट देंगे, लेकिन आर्म्स एक्ट तो फिर भी लगाएंगे। तो फिर नो बोले जेल में तो ना गेड़ो, छोड़ दो इसको, जमानत तो दे दो। बोले जमानत दे देंगे, जमानत की तुम्हें राशि भरनी पड़ेगी। जमानत की राशि भरवाई जाती है अक्सर कोर्ट के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी। तो जमानत राशि मान लिया भाई वो ऑफिशियल हो, सरकार के खाते के अंदर जाती है। ठीक है, ये नहीं कि पर्सनली किसी पुलिस वाले की गोद में जाएगी। तो जमानत राशि जैसे भरवा ली कि 50,000 रुपए जमानत राशि भर दी, उसको बोलेंगे बेल बॉन्ड। भाई 50,000 रुपए की आपने जमानत राशि भर दी। और जो जमानत वाला व्यक्ति है बीच में जो गारंटर बनता है, जैसे मान लिया मैं बन गया भाई, मैं गारंटी दूंगा कितने भी कौन जाओ, अगर ये कितने फरार हो जाए तो मेरी ठा लियो, मेरी जेल में गेड़ दियो, उसको बोलते बीच में गारंटर। ठीक है, तो गारंटर को क्या बोले? श्योरिटी देना।
ठीक है। तो यानी जो जमानत यानी जो बेल बॉन्ड भरता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, श्योरिटी देना। मैं बीच में गारंटर अगर यो कितने फरार हो जाओ, तारा हाथ मना हो तो मेरी जेल में गेड़ी जो सकती, ठीक है, तो उसको श्योरिटी बोलेंगे। ओके जी। एक हो जाए प्रिजनर, प्रिजनर किसको बोलेंगे, कैदी को बोलेंगे, कैदी को, ठीक है। विक्टिम किसको बोलेंगे, जिसके साथ आरोप होया है, पीड़ित व्यक्ति को। ओके जी। सस्पेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर शक हो, उसको सस्पेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ओके जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, जांच करता है जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला हमारे पास एक्विटल का क्या अर्थ है, एक्विटल का मतलब होता है बरी होना। जब हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं उसके अंदर एक्विटल का मतलब होता था बरी होना, ठीक है। जेल जाना गलत है, निर्दोष करार दिया जाना यानी कि आप बरी हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही किसका अर्थ हो जाएगा, एक्विटल का हो जाएगा जी। ओके जी। अगला प्रश्न, जांच और निरीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। जांच किसकी होती है, अपराध की होती है। निरीक्षण कौन करता है, प्रशासन करता है, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर जो निरीक्षण होता है वो निरीक्षण अलग चीज है, जांच अलग है, मैंने आपको फिर बताया। अगला प्रश्न, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकने वाली एफआईआर को क्या बोलते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी शायद परसों की क्लास के अंदर, कि पहले हमारे जो भी कानून लगते थे आईपीसी की धारा लगती थी। अब आईपीसी की बजाय क्या चुके, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। अब जैसे आपने सुना पहले मर्डर की धारा थी धारा 302, अब ये धारा आपकी बदल के हो चुकी है 101 और 102। इसके अंदर आपकी मर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बीएनएस की धारा के तहत। ओके जी। तो अब सारी धाराएं जो भी आपके लगती हो बीएनएस के तहत लगती है, आईपीसी का रोल सारा खत्म कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था सीआरपीसी का भी रोल खत्म हो चुका है, इसकी जगह आ गया बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसको मिटो के क्या गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, तो ये भी आपका रिमूव हो चुका है। तो ये तीन नए कानून आपके आए 2023 के अंदर बने थे और 1 जुलाई 2024 को ये आपके लागू हुए थे। ओके जी, इस चीज हमारे समझ में आ गई। अब ये जो बने हैं इन कानूनों के तहत अब सरकार ने एक रूल बनाया है जिसका नाम है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर किसको बोलेंगे, अगर जैसे पहले क्या होता, जैसे मान लिया कि आप यूपी के हो या हरियाणा के हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ कोई घटना होगी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर मान लो मतलब पुलिस क्या बोलती थी कि भाई मध्य प्रदेश का जो पुलिस स्टेशन है जिस इलाके में घटना हुई वहां पर जाकर एफआईआर कटवा के आ। पहले ये रूल होता था भाई जिस भी थाना क्षेत्र के अंदर घटना हुई है उसी थाना क्षेत्र के लोग हैं वहीं पर एफआईआर कटेगी। ओके जी। अब सरकार ने क्या रूल बना दिया जीरो एफआईआर का। मतलब अब से आप कहीं पर एफआईआर कटवाओ, ठीक है, उसको जीरो एफआईआर मान लिया जाएगा। जैसे मान लिया घटना आपके साथ मध्य प्रदेश में या हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा में आके भी आप एफआईआर कटवा सकते हो, उसको जीरो एफआईआर बोला जाएगा। वो एफआईआर फिर हरियाणा पुलिस है वो मध्य प्रदेश पुलिस के पास भेज देगी, यानी आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जीरो एफआईआर, यानी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकने वाली एफआईआर को क्या बोलते हैं, जीरो एफआईआर। ओके जी। फरार अपराधी को क्या बोलेंगे, ठीक है। ये देखो गेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोले, आप सारे ऑप्शनों को देखा करो। गेस्ट तो अतिथि हुआ है, हीरो तो जमाए को नहीं, और रनर ठोक देंगे कई जने, रनर नहीं होता। अब स्काउंडर का मतलब हो गया जो भाग गया हो, ठीक है, जो यहां से फरार हो चुका उसको अब स्काउंडर बोलते हैं। ओके जी। लास्ट पर्सन है जिस व्यक्ति पर अपराध करने का शक या संदेह हो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आरोपी। ए से आरोपी, ए से एक्यूज्ड, ठीक है भाई, इसने आरोप किया हो, क्या पता, एक्यूज्ड आरोपी, विटनेस गवाह, ठीक है जी। ये चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। विक्टिम पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। ओके जी। तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शब्दावली भी मैंने आपको करवा दी, पुलिसिंग प्रक्रिया भी करवा दी। इन प्रश्नों की पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यही अपना टेलीग्राम चैनल है और यही अपना क्या है, यूट्यूब चैनल है, यहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास कैसी लगी, इस क्लास से आपको बेनिफिट होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा, ये चीज कमेंट के अंदर आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, दिलाना ले लो, खान जाओ, और जिसको पिछली क्लास से देखनी चैनल के साथ जुड़ जाना, और रात को 8 बजे इंडिया जीके की लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं। खान जाओ फटाफट।